तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम यूनिट 6 से संबंधित एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। यूनिट 6 से रिलेटेड, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 की रिपोर्ट हेतु 6.3 के अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया गया है? किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में कितना कर दिया गया है आपको ये बताना है। तो ये कर दिया गया है आपका 6.7%। कितना? 6.7%। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका IMF के द्वारा जारी की जाती है और ये प्रत्येक वर्ष में 2 बार जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में जीएसटी संग्रहण निम्न में से कितना रहा? हमको ये बताना है कि दिसंबर 2023 में जीएसटी संग्रहण निम्न में से कितना रहा। ठीक है, तो ये रहा है आपका 1.65 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1.65 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें 12% का उछाल आया है। आगे देखते, IMF के अनुसार किस वर्ष में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा कि IMF ने किस वर्ष तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है ये कहा है। तो इसका सही आंसर है सी, 2027 तक। कब तक? 2027 तक। IMF के बारे में देख लेते हैं। जो IMF है इसका गठन हुआ था 1945 को। कब हुआ था? 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में। ठीक है, कितने सदस्य हैं? तो 190। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, तो ये होगा आपके 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए RBI ने कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। ठीक है, किसने? RBI ने बोला यहाँ पर, ये भी बात याद रखिएगा। तो RBI ने 7%। कितने? 7%। अब RBI के बारे में देखते हैं। RBI का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल को हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई से पहले इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। बाद में 1937 को इसका मुख्यालय मुंबई में बना दिया गया था। वर्तमान इसके गवर्नर शशिकांत दास है। कौन है? शशिकांत दास है। ठीक है, आगे देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है? तो 25 करोड़ लोगों को। कितने? 25 करोड़ लोगों को। ठीक है, यह जो UNDA की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2005-6 से 2019-21 तक लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, ये तो पुराना डाटा है, पर अभी अपने को कौन सा याद रखना है? 24-25 के अनुसार कितने? 25 करोड़ लोगों को। आगे देखते हैं। युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु बजट 2024-25 में PM मुद्रा योजना किसके तहत? PM मुद्रा योजना के तहत कितने ऋण का प्रावधान है? ठीक है, युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु PM मुद्रा योजना में कितने ऋण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 43 करोड़ रुपए। कितना? 43 करोड़ रुपए। PM मुद्रा योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को 2015 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य ही है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता देखने हेतु G20 की बैठक कितने स्थानों पर की गई थी? कितने स्थानों पर हुई थी पूरे भारत में? तो ये हुई थी लगभग 60 स्थानों पर। कितने? 60 स्थानों पर। ठीक है, और जो G20 है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, और कौन से क्रम की बैठक हुई थी? तो 18वें क्रम की बैठक थी। ठीक है, कौन से? 18वें क्रम की। और इसकी थीम क्या थी? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 नेशन, या वसुधैव कुटुंबकम, जिसे कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गई है।
16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो बी अरविंद पंगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 280 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अरविंद पंगड़िया यह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का आरबीआई के किस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ एकीकरण किया है? आपको ये बताना है। तो डी ई कुबेर के साथ। किसके साथ? ई कुबेर के साथ। ठीक है, ई कुबेर के साथ एकीकरण किया गया है। भारत में विदेश व्यापार नीति हाल ही में कब घोषित की गई? भारत में विदेश व्यापार नीति हाल ही में कब घोषित की गई? तो 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, हाल ही में घोषित की गई 1 अप्रैल 2023 को। इस नीति को केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर कौन कौन से हैं? तो फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, सारे ही शहर निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर है। ठीक है, और इनके अलावा एक और शहर है मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत कितना निर्यात करने का भारत सरकार का लक्ष्य है? तो 2 ट्रिलियन। कितना? 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए G20 का कौन सा एक्शन प्लान तैयार किया गया है? तो 2023 का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में G20 की बैठक में घोषित ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके भूखमरी से के निपटान से, साथ ही साथ पृथ्वी की रक्षा से, मतलब दोनों से ही संबंधित है। उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता सौंपी है ब्राज़ील को। किससे ली थी? तो इंडोनेशिया से ली थी, और सौंपी किसे? ब्राज़ील को। ठीक है, नेक्स्ट, G20 की अध्यक्षता 365 दिन पूर्ण करने के बाद इसके द्वारा कितने लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है डी 87 लक्ष्य पूर्ण कर लिए गए हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क में ऑब्जर्वर देश नहीं है सार्क में? ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईरान तीनों ही सार्क में ऑब्जर्वर देश नहीं है। इसके अगर आप इसके अलावा देखेंगे तो जो ऑब्जर्वर देशों में यूरोपियन यूनियन है, जापान है, कोरिया है, और मॉरिशस है, म्यांमार है, यूएसए है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों ही नहीं है। सार्क में एसडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? सार्क में जो एसडीएफ है उसका पूर्ण रूप क्या है, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा सार्क डेवलपमेंट फंड। क्या है? सार्क डेवलपमेंट फंड। ठीक है, सार्क की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो सार्क की अंतिम बैठक हुई थी आपकी 2014 में। ठीक है, कहाँ पर? काठमांडू में हुई थी। भारत द्वारा सार्कों को समर्पित एक उपग्रह लॉन्च किया गया था। कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो सास। ठीक है, साउथ एशियन सैटेलाइट, पूरा नाम है साउथ एशियन सैटेलाइट। कब लॉन्च किया? 2017 में किया। आसियान भारत के 20वें शिखर सम्मेलन में कौन से संयुक्त वक्तव्यों को अंगीकार किया गया है? तो इसमें समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा, मतलब उपरोक्त बी और सी को अंगीकार किया गया है, समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट, आसियान भारत कोष की घोषणा निम्न में से किसके प्रस्ताव हेतु स्वीकृत की गई? ठीक है, ये बताना है। तो डिजिटल परिवर्तन हेतु। किसके लिए? डिजिटल परिवर्तन हेतु। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था का आरबीआई विनियमन नहीं करता? तो आरबीआई किसका विनियमन नहीं करता? तो उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था का।
गैर बैंकिंग संगठनों की सदस्यता की सीमा क्या है? कितनी सीमा तक सदस्य हो सकते हैं? तो ऐसी कोई सीमा नहीं है, नहीं, नॉट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो गैर बैंकिंग अधिनियम था, ये कंपनी, जो गैर बैंकिंग आपके संगठन है वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इनकी जो सदस्य अधिकतम सदस्य सीमा थी ना, वो पहले 20 थी। कितनी थी? 20 थी, इसको याद रखिएगा। और इसको बढ़ाकर 2013 में कितनी कर दी गई है? तो इसको कर दी गई है 100। ठीक है, तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास अभी 100, तो अभी हम यहाँ लगाएंगे नॉट। ठीक है, पर अगर 100 होता तो फिर हम क्या लगाते? 100। ठीक है, आगे देखते हैं अब। एनबीएफसी के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण, एनबीएफसी बनाने के लिए उसकी संपत्ति का आकार क्या होना चाहिए? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस में कार्यरत एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक अल्प ऋणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो वो किया गया था मालेगांव समिति के आधार पर। ठीक है, किसके? मालेगांव समिति के आधार पर। किसके लिए? एनबीएफसी एमएफआई के लिए। इसके अलावा आपकी जो नरसिम्हन समिति थी वो आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली की समीक्षा हेतु बनी थी 1971 में। दीपक पारेख समिति का संबंध एमएसएमई से था। और पीके मोहंती समिति 2013 में बनी थी आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के नियामक ढांचे की समीक्षा हेतु। भारत में वाणिज्यिक बैंक के लिए नियामक प्राधिकरण कौन है? तो बी, सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एनबीएफसी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एनबीएफसी का उदाहरण है? तो एलआईसी, जो एलआईसी है वो एनबीएफसी का उदाहरण है। सेबी का स्किन इन द रोम नियम निम्न में से किस वित्तीय मध्यवित्तियों में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो ये प्रयुक्त किया जाता है आपके म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में। सेबी ने किसके लिए टी के विश्वनाथन के द्वारा एक समिति का गठन किया था? तो ये किया था उचित बाजार आचरण में के लिए। किसके लिए? उचित बाजार आचरण के लिए, मतलब मुख्यतः इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है उसको रोकने के लिए। सेबी ने किस प्रकार के व्यापार के लिए नियमों को सख्त करने की योजना बनाई है? तो सेबी ने यह एल्गोरिथम व्यापार को सख्त करने, व्यापार के लिए नियमों को सख्त करने की योजना बनाई है। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो सेबी की स्थापना अपनी पटेल समिति की सिफारिश पर की गई। किसकी? पटेल समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है, जो रंगराजन समिति है इसकी स्थापना, इसकी जो सिफारिश किसके लिए थी? तो बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनिवेश में कंप्यूटरीकरण करने के लिए। ठीक है, और वही नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2023 हेतु भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या था? तो भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार था निजी खपत भी और पूंजी निर्माण भी, मतलब ए और बी दोनों। वित्त वर्ष 2016 से 23 तक बजटीय पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 2.7%। बजट 2024-25 में पीएम किसान के तहत कितने करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई है? तो प्रत्यक्ष रूप से 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से क्या दी गई है? वित्तीय सहायता दी गई है पीएम किसान के तहत। बजट 2024-25 के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या रहा? तो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 37% रहा है। ठीक है, और अभी हम सभी जानते हैं कि एक योजना चल रही है लखपति दीदी। ठीक है, तो इसमें महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की एक योजना चलाई जा रही है हमारी केंद्र सरकार द्वारा। भारत द्वारा निव्वल शून्य की
प्रतिबद्धता को किस वर्ष तक पूरा करना है, निवल शून्य की प्रतिबद्धता को, तो ये पूरा करना है 2070 तक। कब तक? 2070 तक, ठीक है। शून्य कार्बन उत्सर्जन को हमको 2070 तक पूरा करना है। बजट 2024-25 में रक्षा बजट हेतु व्यय का प्रावधान है। कितना प्रावधान है? तो ये है 6.2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बजट 2024-25 में से निम्न किस मंत्रालय हेतु 2.03 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो गृह मंत्रालय के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, मनरेगा के तहत बजट 2024-25 में कितना आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है 86,000 करोड़। कितने का? 86,000 करोड़ का, ठीक है। आगे देखते, PMJAY के तहत 2024-25 में कितना आवंटन किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसके तहत किया गया है 7,500 करोड़ रुपए, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, बजट में सर्वाधिक रुपया किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र से आता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा रुपया आता है आपके उधार एवं अन्य देयता। उधार एवं अन्य देयता। नेक्स्ट, ट्रक कृषि संबंधित है। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो साग सब्जियों से। भारत में कृषि जिन्सों के निर्यात की श्रेणी में है। भारत में कृषि जिन्सों मतलब कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी में है। तो इसका सही आंसर है आपका परंपरागत निर्यात वस्तु का, अपरंपरागत किंतु निश्चितता वाली वस्तु के भी, और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु के भी, ठीक है। तो इन सभी के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो निर्यात है वह 4 वर्ग में विभाजित है। इस बात को भी याद रखिएगा। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन कौन सा? एक कृषि संबंधी निर्यात किया जाता है, ठीक है। फिर एक हमारे खनिजों संबंधी, खनिज संबंधी। फिर एक निर्मित वस्तुओं संबंधी, निर्मित वस्तुएं जो निर्मित होती है। फिर एक आपके ईंधन संबंधी, ठीक है। तो ये 4 वर्गों में क्या किया जाता है? निर्यात को हमने क्या किया है? वर्गीकृत किया है। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ रबी दोनों फसलों में की जाती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें आपको क्या बताना है? कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, इसमें सही आंसर जो उड़द की खेती है वो खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। तो केवल एक ही आपका सही है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कुल दाल उत्पादन में मूंग का योगदान केवल 8% है। कितना है? केवल 8% है। आधा भाग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8% है। सार्क में कितने सदस्य देश है? तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है। कितने? 8। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, ठीक है। काठमांडू नेपाल में। और इसमें 8 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक देश है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 को। आसियान का गठन किस वर्ष हुआ? आसियान का गठन हुआ था वर्ष 1967 में, 1967 में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कितने देश है? इसमें 10 देश है, ठीक है। 11वां देश इसमें शामिल होने वाला है कौन सा? पूर्वी तिमोर, ठीक है। तो 11वां देश ऐसा कहीं मिल जाएगा आपको कि इसमें 11 देश है, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। इस पर सहमति बन गई है। जर्मन अर्थशास्त्री जोहान हेनरिक वॉन न्यूमैन ने कृषि भूमि उपयोग से संबंधित पहले भौगोलिक मॉडल में से एक का निर्माण किया है। वॉन न्यूमैन के स्थान
का सिद्धांत की मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। ठीक है, पहला, पृथक राज्य में एक बाजार क्षेत्र और कृषि आंतरिक क्षेत्र शामिल है। ठीक है, दूसरा, आंतरिक क्षेत्र शहर को छोड़कर किसी अन्य बाजार में अधिशेष नहीं बेच सकता। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, परिवहन के एकाधिक साधन है। एक सजातीय भौगोलिक वातावरण होता है जिसमें शहर के चारों ओर एक समान मैदान भी शामिल है। पांचवा, आंतरिक क्षेत्रों में ऐसे किसान रहते हैं जो बाजार की मांगों के साथ अपने आप तोल मोल नहीं बैठा पाते। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि जो जर्मन अर्थशास्त्री जोहान हेनरिक वॉन न्यूमैन ने कृषि भूमि के उपयोग के संबंधित कौन से मॉडल का निर्माण किया है। ठीक है, उनके सिद्धांतों में से कौन सा इसमें असत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको उनका मॉडल पता होना चाहिए। ठीक है, तो शायद ही आपको उनका मॉडल पता हो, पर आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि उन्होंने सिर्फ उनका असत्य है 2 और 5, जो दूसरा और 5वां पॉइंट है वो असत्य है। ठीक है, और जो जॉन्स हेनरिक वॉन न्यूमैन है वो जर्मनी के कृषि अर्थशास्त्री है। उन्होंने गणित के साथ कृषि कार्यों को जोड़कर कृषि संबंधी मॉडल तैयार किया है। ठीक है, उनके बारे में इतना याद रखिएगा कि वो जर्मन से संबंधित एक क्या है, कृषि अर्थशास्त्री है। ठीक है, और उनके कौन सा जो मॉडल है उसमें 2 और 5 नहीं है, बाकी अब इन तीनों को याद रखिएगा। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ, तो ये भारत में लागू हुआ है 1937 में। कब, 1937 में, जो उत्पादन की मानक गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इसे वर्ष 1986 में संशोधित किया गया था। ठीक है, एक मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पाद पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करिए। आपकी जो धूसर क्रांति है उसका संबंध किससे है आपको ये बताना है। तो देखिए, सुमेलित करते हैं हम, उर्वरक से संबंधित। ठीक है, फिर आपकी गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। रजत क्रांति अंडे से, और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सी समिति निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है, तो निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली समिति है। ये सारी समिति निर्यात को प्रोत्साहन देने से संबंधित है, चाहे गोरवाला समिति हो, सूचा समिति हो या मुदलियार समिति हो। शशिकांत दास आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर है, आपको ये बताना है। तो ये है 25वें गवर्नर है। और जो आरबीआई है, आरबीआई का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। स्वतंत्रता के काल में गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन, सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में सभी जानते हैं शशिकांत दास है। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। CRR को किस वर्ष आरबीआई द्वारा लागू किया गया था। CRR को आरबीआई द्वारा 1969 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था भारत सरकार के अधीन है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो आपका FPMCIL है वो भारत सरकार के अधीन है। इसका गठन हुआ था 2006 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अभी आपका ये काम है, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी आप FPMCIL का फुल फॉर्म देखिए और मुझे कमेंट कर बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। डायमंड मार्क के सिक्कों की ढलाई किस टकसाल में होती है। डायमंड मार्क के सिक्कों की ढलाई किस टकसाल में होती है, आपको ये बताना है। तो ये होती है मुंबई में। ठीक है, जो मुंबई टकसाल है इसकी स्थापना हुई थी 1830 में। कब हुई थी, 1830 में। आगे देखते हैं, MPC का गठन किस वर्ष हुआ था। MPC का गठन किस वर्ष हुआ था, तो MPC का गठन हुआ था वर्ष 2016 में। कब, 2016 में। इसका पूरा नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने, 6 सदस्य होते हैं। और ये क्या करती है, मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है। क्या करती है, मुद्रास्फीति लक्ष्य को तय करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? एनडीटीएल का पूर्ण रूप है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2024 को बेस रेट कितना रहा? 8 फरवरी 2024 को बेस रेट कितना रहा ये बताना है हमको। तो ये रहा है 9.10 से 10.25% तक, 25% तक। 8 फरवरी 2024 को रेपो दर कितनी रही थी? तो ये रही थी आपकी 6.50%, 6.50%। नेक्स्ट, कॉल मनी मार्केट के तहत एक बैंक दूसरे बैंक से छोटी अवधि के लिए ऋण लेता है जिस ब्याज दर पर वह उसे वापस चुकाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका IBOR। क्या कहते हैं? IBOR, इंटर बैंकिंग ऑफर रेट। क्या बोलते हैं? अब बैंकों के बीच में हो रहा था इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, याद रखिएगा ये। टी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो जो टी बिल है यह देखिए, ये जो है ना टी बिल वह 1492/182 उपरोक्त सभी दिनों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ये 364 दिन के लिए भी जारी किए जाते हैं। ये कौन जारी करता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, राज्य सरकार इन्हें जारी नहीं कर सकती। अल्पकालिक ऋण साधन जो निजी कंपनियों द्वारा 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कमर्शियल पेपर। क्या कहते हैं? कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट, बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे LK झा। कौन थे? LK झा। पहला अभी जो इसका पहला राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था बैंकों का? तो 1969 में। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का हुआ था। कितने? 14 बैंकों का। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में। कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का। कितने? 6 बैंकों का। बैंकिंग के लिए लोकपाल योजना कब शुरू की गई? तो बैंकिंग के लिए लोकपाल योजना 1995 में शुरू की गई। 1995 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1894 में। 1894 में। भारत का यह पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जिसकी स्थापना क्या की गई थी? कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके फाउंडर में हम लाला लाजपत राय जी को याद किया जाता है कि इनके फाउंडर में संस्थापक सदस्य में शामिल रहे थे, लाला लाजपत राय। रजनीश कर्नाटक निम्न में से किस बैंक के CEO है? तो यह है आपके बैंक ऑफ इंडिया के CEO। बैंक ऑफ इंडिया के CEO। निम्न में से किस बैंक की प्रमुख एक महिला है? तो वो बैंक है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसकी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक निम्न में से किस बैंक का विलय हुआ है? कैनरा बैंक में निम्न में से किस बैंक का विलय हुआ है आपको ये बताना है। तो इसमें हुआ है सिंडिकेट बैंक का विलय। किसका हुआ है? सिंडिकेट बैंक का विलय। ठीक है, और जो आपका आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक है इन दोनों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है? तो इंडियन बैंक में विलय हुआ है इलाहाबाद बैंक का। किसका? इलाहाबाद बैंक का। और जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक है इनका विलय हुआ है पंजाब बैंक में। किसमें? पंजाब बैंक में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, और सेबी का गठन हुआ था 1988 में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। वर्तमान अध्यक्ष माधुरी पुरी पूछे और प्रथम पूछे तो SK दुबे। वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 को। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। NSE कितने शीर्ष कंपनियों देखने को मिलती है NSE में? तो NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको
शीर्ष रूप से 50 कंपनी, आपने निफ्टी 50 सुना होगा, इसका एक सूचकांक है, निफ्टी 50 भी कहते हैं इसे। तो शीर्ष 50 कंपनियां, और BSE में पूछे तो शीर्ष 30 कंपनियां, कितनी? 30 कंपनियां। निम्न में से किस कंपनी का केवल एक ही मालिक होता है? तो प्रोपराइटर जो कंपनी होती है उसमें केवल एक ही मालिक होता है। और जो पब्लिक लिमिटेड होती है इसमें 200 से ज़्यादा मालिक होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 2 या 2 से अधिक, किंतु 200 से कम होते हैं। नेक्स्ट, NSE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? NSE की स्थापना हुई थी आपकी फेरवानी समिति की सिफारिश पर। किस पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे यूनिट 6 से। और क्वेश्चन थोड़े से टफ ज़रूर थे, पर आप इन्हें देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, लिखिएगा, तो ज़रूर याद हो जाएंगे आपको, या एक बार दिमाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी हमको देखकर आंसर याद आ जाता है कि इसका आंसर शायद ये हो सकता है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।